दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का वर्णन करें। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का वर्णन करें। एक क्वेश्चन आपका और है कि विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर हम करवा दिए हैं, जाकर के आपको देख लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक करवा दिया गया है, दूसरा ये करवा दिया जा रहा है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का वर्णन करें। विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का वर्णन करें। विजयनगर साम्राज्य का जो उत्पत्ति वो कैसे हुआ था और इसका पतन कैसे हो गया मात्र 300 वर्षों में, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको एक बैकग्राउंड बता देते हैं। ठीक है, एक समय था 1327 का, जब दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो जब वो दिल्ली पर बैठा हुआ था, दिल्ली में वो बैठा हुआ था, तो उसको लगा कि सिर्फ दिल्ली क्यों, दक्षिण भारत का शासन होना चाहिए। तो उसने लगभग 1327 ईस्वी में दिल्ली के लिए दक्षिण भारत में प्रवेश करता है, ताकि वो अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तार कर सके, और वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ राज्यों को जीतने के बाद वो वापस आ जाता है। वो कुछ राज्य कौन से थे, तो वारंगल, काकतीय, ये सब प्रदेश थे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा जो जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काकतीय प्रदेश पर हमला किया जाता है, वारंगल पर हमला किया जाता है, तो वहां पर दो भाई होते हैं, हरियर और बुक्का, जो उस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, वहां की सेवा कर रहे होते हैं। जब काकतीय प्रदेश पर हमला किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो उन दोनों भाइयों को पकड़ करके वह दिल्ली ले आते हैं, और दिल्ली ला करके कहते हैं कि इस्लाम धर्म को कबूल करो। जबरदस्ती उनको इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है। ठीक है, और कहते हैं इनसे कि अब जाकर के दक्षिण भारत में हमारे अभियान को सफल करो और सल्तनत का विस्तार किया जाए, दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने के लिए कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों भाई दक्षिण भारत पहुंचते हैं, तो वहां पर एक इनका एक गुरु होता है जो इनका माइंड वॉश करता है, इनको फिर से हिंदू बनाने का काम करते हैं, और इनको कहा जाता है कि तुम उनके लिए, मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके लिए काम मत करो, बल्कि अपने लिए, खुद के लिए, हिंदू के लिए एक साम्राज्य का स्थापना करो। और वे इन्हीं सबसे प्रेरित होकर के ये जो दोनों भाई हरियर और बुक्का, वो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करते हैं। ठीक है, तो एक कहानी की तरह हम आपको समझाना चाह रहे हैं। बाकी जब हम आपके क्वेश्चन को आप बताएंगे तो वहां पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हर सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छा ला सकें। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का द्वारा की गई। ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे। ठीक है, और इन्हीं को ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो काकतीय प्रदेश से पकड़ करके दिल्ली ले जाता है, और दिल्ली में इसको जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है, और फिर इसको भेजा जाता है दक्षिण भारत, ताकि दिल्ली सल्तनत को ये बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पर इसका माइंड वॉश कर दिया जाता है एक गुरु के द्वारा, और इनको फिर से हिंदू बनाया जाता है, और इनको कहा जाता है कि एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करो। ठीक है, वही लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा की गई। यह साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारतीय राजनीति, संस्कृति, कला, व्यापार और धर्म का केंद्र रहा, 1336 से लेकर के 1646 तक। 1646 में आप देखेंगे श्रीरंगा जो थर्ड है वो इसका आखिरी शासक रहेगा। इसकी राजधानी हम्पी विश्व के सबसे समृद्ध नगरों में गिनी जाती। इसका जो राजधानी था विजयनगर का वो था हम्पी। इसके उत्थान और पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित है, और इसका जो उत्थान के कारण है या फिर जो पतन के कारण है वो निम्नलिखित है, जिसको हम लोग समझने वाले। पहले हम लोग समझेंगे विजयनगर साम्राज्य का उत्थान, विजयनगर साम्राज्य का उत्थान किस तरह से हुआ था। तो उसको हम बैकग्राउंड में आपको बता दें कि दोनों भाई के द्वारा, जो हरियर और बुक्का थे, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया, और इनके द्वारा जो स्थापना की गई उसको संगम वंश कहा जाता है। यहाँ पर संघाम वंश लिखा गया गलती से, ये होगा आपका संगम वंश। ठीक है, संगम वंश, संगम वंश, क्योंकि इनके पिता का नाम, जो हरियर और बुक्का है, इनके पिता का नाम संगम था, जिसके कारण इस वंश का नाम संगम वंश रखा गया था। पहला पॉइंट लिखा है सुदृढ़ स्थापना और प्रशासन, सुदृढ़ स्थापना और प्रशासन। 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की और दक्षिण में मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा के लिए एक मजबूत शासन की नींव रखी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो मुस्लिम आक्रमण है, अफगानी आक्रमण है, वो यहाँ पर आते रहे, आक्रमण करते रहे। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की और दक्षिण में मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा के लिए एक मजबूत शासन की नींव रखी। प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसमें राजा सर्वोच्च अधिकारी था। राजा सर्वोच्च अधिकारी था, राजा जो कहता है वही सुनता है, इसलिए कहा जा रहा है प्रशासन केंद्रीकृत था। मतलब जो प्रशासन का अधिकार था वो सिर्फ केंद्र में था, जो राजा है उसी के पास होता था। नायकर प्रथा के कारण सेना और प्रशासन दोनों मजबूत रहे, और जो नायकर प्रथा है उसके कारण सेना और प्रशासन दोनों मजबूत रहा। नायकर प्रथा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो राजा होता था वो कुछ चुनिंदा लोगों को चुन करके शासन देता था उनको। ठीक है, इसीलिए उसी को नायकर प्रथा कहा जाता है। तो नायकर प्रथा बार बार लिखा हुआ है, इसके हम आपको बता दे रहे हैं कि नायकर प्रथा होता क्या है।
दूसरा जो इसका उत्थान का कारण था वो था भौगोलिक सुरक्षा। भौगोलिक सुरक्षा कहा जा रहा है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी पहाड़ियों, तुंगभद्रा नदी और विशाल किलों से घिरी हुई थी। इसका जो राजधानी था हम्पी, वो कई सारे सुरक्षा कवच से घिरा हुआ था, जैसे कि पहाड़ियों से, तुंगभद्रा नदी से और विशाल किलों से घिरा हुआ था। यह प्राकृतिक सुरक्षा राज्य को बाहरी शत्रुओं से बचाती थी और व्यापार व शासन को सुरक्षित बनाती थी। तीसरा जो इसका कारण है वह आर्थिक समृद्धि और व्यापार। आर्थिक समृद्धि और व्यापार, ठीक है। कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य विश्व व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। मसाले, घोड़े, रत्न, कपड़ा और चावल का निर्यात किया जाता था। यूरोपीय व्यवसायियों, पुर्तगाली, वेनिसियन, अरबी के आगमन से व्यापार और संपत्ति बढ़ी। इस आर्थिक समृद्धि ने इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। जब व्यापार बढ़ेगा तो शक्तिशाली साम्राज्य भी बनेगा। चौथा जो कारण था वो था सैन्य शक्ति। ये सब हम लोग क्या देखें तो विजयनगर साम्राज्य के उत्थान को हम लोग देख रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के पास विशाल सेना, घुड़सवार, पैदल सेना और तोप खाने थे। नायकर प्रथा, फिर नायकर प्रथा। नायकर प्रथा का मतलब क्या है? जो लोग राजा के द्वारा चुने जाते थे उसी को नायकर प्रथा कहा जाता था, ताकि वो शासन कर सके छोटे छोटे क्षेत्रों में। उसी को नायकर प्रथा कहा जाता था। मतलब एक जैसे मंत्रिमंडल होता है उसी तरह से नायकर प्रथा हुआ करता था। नायकर प्रथा के कारण स्थानीय सैन्य अधिकारियों के पास भूमि देकर सेना तैयार करवाई जाती थी। क्या कहा गया कि नायकर प्रथा के कारण स्थानीय सैन्य अधिकारियों के पास भूमि देकर सेना तैयार कराई जाती थी, जिससे साम्राज्य निरंतर शक्तिशाली बना रहा। चौथा जो इसके उत्थान का कारण था वो था कला, संस्कृति और धर्म का संरक्षण। कला, संस्कृति और धर्म का संरक्षण। विजयनगर शासक कला, संगीत, साहित्य और मंदिर वास्तुकला के बड़े संरक्षक थे। हम्पी के विराट मंदिर, गोपुरम, महल, मंडप और स्तंभ दक्षिण भारतीय कला का स्वर्णकाल को दर्शाते हैं। कृष्णदेवराय के समय तेलुगु साहित्य और संस्कृत विद्या का अद्भुत विकास हुआ। जब कृष्णदेवराय का समय आया था, कृष्णदेवराय आपको बहुत ही बाद में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जब तुलु वंश चलता है। आगे देख लेते हैं इसका जो छठा कारण था वो था सक्षम शासक। सक्षम शासक कृष्णदेवराय 1509 से 1529, 1509 से 1529 इसका शासनकाल है कृष्णदेवराय का। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो इसी को माना जाता है, कृष्णदेवराय को। कहा जा रहा है कि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उनके शासन में साम्राज्य का विस्तार, व्यापार, युद्ध कौशल और सांस्कृतिक उत्कर्ष अपने चरम पर पहुंचा। वे आंध्र भूमि का सूर्य भी कहलाए। इनको आंध्र भूमि का सूर्य भी कहा जाता है। इनको आंध्रा भोज, आंध्र पितामह, ठीक है, इस तरह से कई सारे नामों से इनको संबोधित किया जाता था। इनके समय में कई सारे जो विदेशी यात्री वो भी आए थे, जैसे कि डोमिगोस पायस, ठीक है, या फिर जो ड्यूराटे बारगोसा है, ये सब जो इनके समय में आए थे, इनके यात्री थे। आगे देख लेते हैं इनके पतन के कारण। इन कारणों से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ वो समझ लेते हैं। राक्षसी तगड़ी, जिसको तालीकोटा युद्ध भी कहा जाता है, चाहे वो राक्षसी तगड़ी हो या फिर तालीकोटा युद्ध, दोनों एक ही बात है, जो 1565 में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है इसी के कारण हुआ था। सबसे मेन कारण इसी को माना जाता है। ये जो राक्षसी तगड़ी या फिर तालीकोटा युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। ये चीज हम पहले बता रखे डिटेल में, ठीक है, डिटेल में हम वीडियो करा रखे हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। वहां पर हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में कंप्लीट जानकारी दिए, एक एक बात को वहां पर बताएं। विजयनगर साम्राज्य की तरफ से जो सेनापति थे वो थे रामाराय, ठीक है, रामाराय थे इधर से। और दूसरी तरफ से जो बहमनी साम्राज्य थे उसके सेनापति थे हुसैन निजाम। तो हुसैन निजाम यहाँ पर जीत जाता है और जो विजयनगर साम्राज्य का जो सेनापति होता है रामाराय, वो हार जाता है, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य उसका दमन होता चला जाता है, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। हालांकि इसके बाद अराविडु वंश आएगा जो कुछ समय तक शासन चलाता है, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता है। लिखा है कि विजयनगर के पतन का सबसे प्रमुख कारण 1565 ईस्वी में दक्कन सल्तनतों, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बैरार का संयुक्त आक्रमण था। ये सब मिलकर के इसका आक्रमण किया था। इस युद्ध में विजयनगर की सेना पराजित हुई और राजधानी हम्पी को नष्ट कर दिया गया। जो राजधानी थी, जो इसका व्यापार का मुख्य केंद्र था, उसको नष्ट कर दिया गया। यह साम्राज्य के अंतिम पतन की शुरुआत थी। यह साम्राज्य के अंतिम पतन का ये शुरुआत, यहाँ से इसका शुरुआत हो जाता है और धीरे धीरे इसी तरह से पतन होता जाता है, पतन होता जाता है। और लास्ट में जब देखेंगे आप 1646 में इसके जो आखिरी शासक बचेंगे वो थे श्रीरंगा थर्ड, ठीक है, जो बहुत ही कमजोर शासक थे। धीरे धीरे इनका खत्म हो गया, ये विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। तो पहला जो कारण था इनके पतन का वो था राक्षसी तगड़ी या फिर तालीकोटा युद्ध, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा जो इसका कारण था वो था प्रशासनिक कमजोरियां और नायकरों की बढ़ती शक्ति। जो नायकर थे, जो राजा के द्वारा मंत्रिमंडल को चुना जाता था, जो लोग शासन करने के लिए चुने जाते थे, उनका शक्ति बढ़ गया था और प्रशासनिक कमजोर हो रहा था। जो प्रशासन था वो था कमजोर, ठीक है, जो प्रशासन वो कमजोर होता जा रहा था। कहा जा रहा है कि नायकरों को दी गई अधिक शक्ति धीरे धीरे केंद्र के लिए चुनौती बन गई। जो नायकर थे, मतलब जैसे हम राजा है, ठीक है, तो हमारे 10 नायकर हैं, हम 10 लोगों को चुने
अलग अलग विभागों को देखने के लिए। तो अलग अलग विभाग को जिसको हम देखने के लिए बनाए, वो अब क्या करेगा, उन विभागों का खुद से राजा बन जाएगा। वही कहा जा रहा है कि प्रशासनिक कमजोरियों और नायकरों की बढ़ती शक्ति, जो प्रशासन है वो कमजोर होता गया, जो नायकर थे उनकी शक्ति बढ़ती गई। वही लिखा है कि नायकरों को दी गई अधिक शक्ति धीरे धीरे केंद्र के लिए चुनौती बन गई। कई नायकर सामंत स्वतंत्र होने लगे, जो नायकर सामंत थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, मतलब जिसके जितना भूमि उसको दिया गया था शासन करने के लिए, वो कहने लगे कि अब इतना भूमि हम खुद राजा हैं, राजा का बात हम नहीं सुनेंगे। कर लेना बंद कर दिया, मतलब जो कर देना है वो बंद कर दिया, खुद कर रखने लगा। और साम्राज्य की एकता कमजोर पड़ने लगी, और साम्राज्य का जो एकता वो कमजोर पड़ने लगा धीरे धीरे, क्योंकि फूट अपने आप में होने लगा। तीसरा जो इसका पतन का कारण था वो था आर्थिक ह्रास, पैसों की कमी। हम्पी के विनाश से व्यापारिक केंद्र नष्ट हो गया, सबसे मेन जो इसका केंद्र था हम्पी, वही नष्ट कर दिया गया। यूरोपीय व्यापारियों का प्रभाव बढ़ा और विजयनगर की समृद्धि आय घट गई। यूरोपीय व्यापारी आए जिन्होंने समुद्री मार्गों से व्यापार करना शुरू किया, और विजयनगर का जो समुद्री आय था वो धीरे धीरे घट गया। कर संग्रह कमजोर हुआ, कर तो पहले से नहीं दे रहे थे क्योंकि जो सामंत लोग थे वो राजा बन गए थे। और आर्थिक ढांचा टूटने लगा, और आर्थिक ढांचा जो वो धीरे धीरे टूटने लगा। ठीक है, चौथा जिसका कारण था इसके पतन का वो था उत्तराधिकार के झगड़े। उत्तराधिकार के झगड़े, कृष्णदेवराय के बाद उत्तराधिकार संघर्ष बढ़ गए। कृष्णदेवराय के बाद उत्तराधिकार संघर्ष बढ़ गया। जो कृष्णदेवराय था 1509 से 1529 तक, वो जब मृत्यु हुआ तो उसके बाद उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होने लगा। कमजोर शासकों ने साम्राज्य की शक्ति को संभालने में असमर्थता दिखाई, और जो कमजोर शासक थे वो इस साम्राज्य को संभाल नहीं सके। जैसे केंद्रीय सत्ता निरंतर कमजोर होती गई, जिससे केंद्रीय सत्ता जो है वो निरंतर कमजोर होती गई। ये इसका जो कहने का मतलब ये है, जो असमर्थता दिखाई, कहने का मतलब ये कि जो केंद्र में राजा है वो ये नहीं देख पा रहा कि हमने जो मंत्रिमंडल बनाया वो सही से काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इनको देखने में वो असक्षम हुआ। ठीक है, अक्षम हुआ, मतलब वो सही से देख नहीं पाया, जिसके कारण ये धीरे धीरे टूटता गया, जिससे केंद्रीय सत्ता निरंतर कमजोर होती गई। इसको कुछ पता ही नहीं चला, ये तो बौका बना रहा और इधर वाला सब राजा बनते गया। पांचवा जो कारण था वो था दक्कन सल्तनतों का लगातार दबाव। दक्कन सल्तनतों का लगातार दबाव। तालीकोटा युद्ध के बाद भी दक्कन सल्तनतों ने दक्षिण पर अपना दबाव बनाए रखा। विजयनगर के पुनर्गठन के प्रयास सफल नहीं हुए और राज्य छोटा हुआ कमजोर होता गया। राज्य धीरे धीरे छोटा और कमजोर होता गया। हालांकि जब विजयनगर साम्राज्य को हटाया गया था, नष्ट किया गया था हम्पी को, तब भी उन्होंने कोशिश किया था कि फिर से विजयनगर साम्राज्य को उठाया जाए, लेकिन ये कोशिश नाकाम रहा, ये सफल नहीं हो सके। छठा जो इसका कारण था पतन का वो था यादव राय और अराविडु वंश का पतन। लास्ट जो इसका वंश था वो था अराविडु वंश। ठीक है, ये जो विजयनगर साम्राज्य वो 4 वंशों में बटा हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना की जाती है हरिहर और बुक्का के द्वारा, तब इसको संगम वंश नाम दिया जाता है, जिसको हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर आते हैं सल्लू वंश, ठीक है, जिसका स्थापना सल्लू नरसिंह के द्वारा किया जाता है। फिर आता है तुल्लू वंश, जिसका स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा किया जाता है। और फिर आता है अराविडु वंश, ये आता है चौथे नंबर पर, अराविडु वंश। ठीक है, जो इसका राजधानी वो पेनुगोड़ा होता है। इधर 3 जो आपने राजवंशों को पढ़ा उसका राजधानी हम्पी रहता है, लेकिन जो अराविडु वंश आएगा तब इसका राजधानी पेनुगोड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अराविडु वंश है इसका स्थापना तिरुमल के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये इतना सफल नहीं रह पाता, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाता है। तालीकोटा युद्ध के बाद राजधानी को चंद्रगिरी और वेल्लोर ले जाया गया। राजधानी को वेल्लोर और जो चंद्रगिरी वहां पर पहुंचाया गया। अराविडु वंश ने शासन जारी रखा, लेकिन राजनीतिक एकता ना होने के कारण साम्राज्य धीरे धीरे पूरी तरह से विघटित हो गया। साम्राज्य धीरे धीरे से विघटित हो गया, मतलब वो खत्म होता चला गया। तो इस तरह से जो विजयनगर साम्राज्य उसका पतन हुआ था। उत्थान और पतन आपने समझ लिया। क्वेश्चन हम फिर से बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन का आंसर हम करा दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहीं पर आप देखेंगे पूरा विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जो संपूर्ण दिया हुआ है। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का महान और समृद्ध साम्राज्य था, जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक उन्नति और आर्थिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। लेकिन तालीकोटा युद्ध, आंतरिक कमजोरी, नायकरों की बढ़ती स्वतंत्रता और आर्थिक ह्रास के कारण इनका पतन हुआ। फिर भी विजयनगर की कला, स्थापत्य और साहित्यिक धरोहर आज भी भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जीवित है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा निष्कर्ष को लिख लेंगे। उम्मीद करते क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।